हाँ, रेफ्रिजरेशन के काम के लिए आपको एक किट चाहिए। उसके अंदर आप ट्यूब कटर, फ्लेयरिंग, स्वैजिंग, पिंचिंग टूल एंड गैस से रिलेटेड ब्रेजिंग का काम पड़ जाए तो ब्रेजिंग किट चाहिए और थोड़ा रॉ मटेरियल। उसमें आप ब्रेजिंग रोड, गैस, फ्लक्स, यही कॉमन चीज़ें हैं जो आपको कस्टमर के या वर्कशॉप में आप यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको वैक्यूम की है, बिना वैक्यूम के आपने काम नहीं करना है। वैक्यूम पंप नेसेसिटी है। अभी तक सभी कंपनियों ने अपने-अपने सर्विस सेंटर हर बड़े शहर चाहे मंडी, शिमला, सोलन, आप धर्मशाला, कांगड़ा की बात करो तो सभी जगह यहाँ पे आपको मटेरियल अवेलेबिलिटी है। और यहाँ से काफ़ी जो शॉप हैं स्पेयर पार्ट की खुली हैं, आप इजीली ले सकते हो। इट्स अ डिपेंड ऑफ वर्क, आप कौन सा काम कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर का करना चाहते हो या अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हो या एसी का काम करना चाहते हो या कार एसी का, ये इसके ऊपर ही निर्भर रहेगा। उसी हिसाब से ही लेआउट वर्कशॉप की बनेगी। आई थिंक बहुत उज्जवल भविष्य है उनका, बहुत ज़्यादा काम है। हम तो चाहेंगे जो हिमाचल का बच्चा वहीं पर ही अपना काम स्थापित कर ले, तो बार-बार मैकेनिक जो शहर से आते हैं तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आजकल रिवर्सिबल साइकिल, हॉट एंड कोल्ड एसी चले हुए हैं और नो डाउट काफ़ी ज़्यादा जो जब बर्फ़ पड़ जाती है तो उनका काफ़ी यूज़ कर रहे हैं सभी ऑफ़िस में, गवर्नमेंट सेक्टर में, इवन अब अपने लोग भी ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं तो वही यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम है सर्दियों में भी। कंडेंसर जो है हमारा, जो जैसे फ्रिज की बात करें तो फ्रिज में एक वायर मेश कंडेंसर जो ब्लैक कलर का बाहर की तरफ लगा रहता है, और जो फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में आप प्लेट टाइप कंडेंसर लगा रहता है जो लेफ्ट एंड राइट दोनों पैनल के बीच में है, उसके बैक साइड में नहीं लगाया गया है हमारा। और कंडेंसर का मेन काम है हीट को छोड़ना, जो एवापोरेटर से जो हीट उसने ग्रहण की है तो वहाँ जाके कंडेंसर में वो निकालता है, इसलिए ही कंडेंसर वो गर्म आपको महसूस होता है। और कभी भी जो कंडेंसर को ढकना नहीं चाहिए, जैसे हम बोलते हैं फ्रिज के ऊपर कोई कपड़ा नहीं रखना चाहिए ताकि उसकी जो कंडेंसेशन है वो कम हो जाती है। और एसी की बात करें तो एसी में जो फ्रंट कॉइल है जिसको हम फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर बोलते हैं, और उसके बैक साइड में दोनों साइड कॉइल लगी रहती है, तो वो भी कभी आपने उसकी फिन्स जो मुड़ी नहीं होनी चाहिए ताकि उसमें से एयर जो है वो बाहर या अंदर दोनों तरफ जानी चाहिए। कंडेंसर कभी खराब तो नहीं होता, अदरवाइज चोक हो जाता है। चोक इन द सेंस एक्चुअली ये इसके अंदर कॉपर की ट्यूब नहीं रहती है। जो रेफ्रिजरेटर की बात करें इसमें बंडी ट्यूब लगी रहती है, उसमें थोड़ी स्केल आ जाए, जंग आ जाए तो उसकी वजह से गैस हमारी कंडेंसर में रुक सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई चांस नहीं है। गैस की बात करें तो गैस जो पहले चलती थी वो R12, जिसको हम उसके अंदर CFC यूज़ करते थे, और आजकल जो गैसेस चल रही है वो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और जो पहले वाली गैसेस हैं वो अब बंद हो चुकी हैं, और जो अब गैसें हैं R134 से और हाइड्रोकार्बन, यही दो गैसें हैं जो रेफ्रिजरेशन लाइन में चल रही है। एसी की बात करें तो R22 को हटा के उन्होंने R407 या 401 को इंट्रोड्यूस किया। हिमाचल में गैस जो हमारी है, बड़े शहर है जैसे शिमला, बिलासपुर, मंडी, धर्मशाला, कांगड़ा, सुंदरनगर, कहीं से भी आप यहाँ पे भी जो डीलर है या सर्विस सेंटर जो कंपनी की तरफ से खुले हैं वो सभी गैस रखते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वो एक थर्मोस्टेट स्विच है। आपने कभी फ्रिज में देखा भी होगा, एक बटन सा लगा रहेगा, उसमें 1 2 3 4 ऐसे नंबर लगे रहते हैं, वही टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। और रेंज बढ़ाने से कूलिंग जल्दी आ जाती है, रेंज कम करने से जो कंप्रेसर है वो थोड़ा पहले ही कट हो जाता है। वो जो थर्मोस्टेट है हमारा सीरीज सर्किट में लगा रहेगा, और उसकी एक वैल्यू है जो आपकी एवापोरेटर में जुड़ी रहती है। हिमाचल की बात करें या उसके दूर दराज क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर जो वोल्टेज है उसकी हमेशा समस्या ही रहती है। कई जगह तो वोल्टेज अच्छी आ रही है, लेकिन गांव के अंदर अभी भी वोल्टेज
200 वोल्ट या 190 या 195 वोल्ट पे ही काम चल रहा है। तो उसके लिए हमें चाहिए जो हमारी घर में वोल्टेज आ रही है उसको मेज़र करके उसी टाइप का एक स्टेबलाइजर जो लोकल भी बनता है और बना बनाया भी बनता है, तो अपने अप्लायंसेस के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो फ्रिज या एसी है वो ख़राब ना हो पाए। और यदि आपका जो एसी है जो जब भी हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो कम से कम स्टार्टिंग एम्पीयर है वो 16 एम्पीयर से ऊपर भी चले जाते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसका ज़्यादा रहता है। उसकी वजह से कई बार एसी भी स्टार्ट नहीं होते। तो हम उस स्टार्टिंग के लिए एक स्टार्टिंग कैपेसिटर प्लस एक रिले को यूज़ करते हैं, जो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। दिस इज़ द स्टार्टिंग कैपेसिटर। कैपेसिटी है 80 से लेके 100 MFT तक। और आपके सामने एक रनिंग कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 50 MFD। इसकी पहचान आप देख के भी बता सकते हो। इसमें 4 पॉइंट है, इसमें सिर्फ 2 ही लीडें हैं। यदि स्टार्टिंग कैपेसिटर में देखना तो यहाँ हमेशा लिखा रहेगा 220/275B। और यदि हम बिना उसके रनिंग को पहचान करोगे तो इसमें कुछ अलग से रहेगा, या सिर्फ 440 लिखा रहेगा, यही पहचान है। स्टार्टिंग कैपेसिटर 220, रनिंग इज 440। मैं आपके सामने एक जो हम एसी में रिले यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉक्स टाइप रिले, ये आपके सामने है। और इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट है ये 5 नंबर बता रहा है, ये 2 नंबर बता रहा है, और ये 4 और 1 नंबर बता रहा है। तो और इसमें हम पॉइंटों में बात करें तो ये हमेशा जो 5 नंबर कॉमन रहता है, 4 नंबर हमारा रनिंग रहेगा और 2 नंबर जो हमारा स्टार्टिंग रहेगा। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में अब पूर्ण तरह बदलाव है। रेफ्रिजरेटर की बात करें, जैसे हमारे कंप्रेसर डे बाय डे वोल्टेज के चक्कर में ख़राब होते थे, या एसी की बात करें, या उसका कारण था लाइट का आना एकदम फिर जाना एकदम आना, तो उसकी वजह से हमने थोड़ी तब्दीली मार्केट में हो चुकी है। नई टेक्नोलॉजी जो इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर अब मार्केट में आ गया है, तो उसकी वजह से अब पूरा फ्रिज भी चेंज है। तो उसको हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का फ्रिज बोलते हैं, और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला ही एसी मार्केट में अब उपलब्ध है। एसी जो हमारा, जब भी हम एसी को चलाते हैं तो उसका जो वेपोरेटर है उसके जो ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल जो डेकोरेटेड एक ग्रिल लगी रहती है, उसके बिल्कुल ठीक पीछे एक एयर फिल्टर हम यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी डस्ट जो हमारे एयर के अंदर है तो वो ताकि वहाँ से साफ होके कमरे के अंदर एंटर करे। एक रेफ्रिजरेटर जब भी कोई कंपनी बनाती है तो आई थिंक उसमें कम से कम 182 पार्ट्स टोटल मिला के ही एक फ्रिज पूरा बनता है। और इंसुलेशन जो इसके अंदर डालते हैं हम, एक पहले खाली कैबिनेट बना लेते हैं, उसके बाद उसको पफ बीच में हम उसके डाल देते हैं, जो आइसो और पॉलीवाइल को लो टेम्परेचर में विस्फोट करके उसके अंदर डालते हैं और वो फैलता ही चला जाता है। उसको हम पफ बोलते हैं, जो इंसुलेशन का काम करता है। जैसे बाहर की हीट को वो फ्रिज के अंदर नहीं जाने देगा पफ, और जो बाहर अंदर की कूलिंग है वो बाहर नहीं आने देगा। हॉट कोल्ड जो एसी है उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, क्योंकि हिमाचल का जो एरिया है सब वो अदरवाइज ठंडा ही रहता है। 2 या 3 महीने जो पीक गर्मी पड़ती है, अदरवाइज वो टोटली ही ठंडा है। तो उसमें ज़्यादा सक्सेस हमारे हॉट एंड कोल्ड एसी हैं, जो सर्दियों में गर्म हवा देते हैं और गर्मियों में
ठंडी हवा देते हैं। हाँ, इसके अंदर जो है हमारा एक रिवर्सिबल साइकिल लगा है, जिसको हम कहेंगे गैस की रोटेशन को चेंज करना। आपने कई बार रेलवे लाइन में देखा होगा, जो कांटे बदलते हैं, ट्रैक चेंज हो जाता है उससे रेल का, किस लाइन पे जाना है, तो उस हिसाब से ही हम सिर्फ गैस का ट्रैक चेंज करते हैं। जो गैस पहले कंडेंसर पे जाती थी, वो ट्रैक चेंज करने से अब कूलिंग कॉइल में आ जाती है और बाकी सेम ही काम रहेगा उसका। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सेक्टर की बात करें या किसी और सेक्टर की बात करें, हर काम, कोई भी काम है, वो हर काम जो है जोखिम भरा है। चाहे आप सड़क पे जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो मैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की बात करूँगा। तो ये भी काम थोड़ा सा अलग से है, जिसकी जानकारी आपको पहले ही लेनी है। और जो जैसे हम एसी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लैडर में सीढ़ी पे चढ़कर काम भी करना पड़ता है, तो आपके दिल में कोई भी ऐसी डर नहीं होना चाहिए, या तो उससे पहले कोई अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी पहले ही समाधान कर लेना चाहिए भी, ताकि मैं इतनी हाइट पे चल रहा हूँ तो क्या होगा, मैं कौन सा सामान ऊपर लेके जाऊँ। इसमें कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। एसी की बात करें, चाहे वो ऑटोमोबाइल एसी है या स्प्लिट एसी है, विंडो है या प्लांट है, जब भी आपने गैस चार्जिंग का काम करना है तो हम हमेशा यही बोलते हैं, बिना वैक्यूम पंप के आपने कभी भी गैस नहीं डालनी। उसके अंदर आप सिंगल स्टेज या मल्टी स्टेज का वैक्यूम पंप लेके आप 30 HG तक आप उसको वैक्यूम करें, जिससे जो अंदर उस पाइपों के अंदर अनकंडेंसेबल गैसेस चली गई हैं वो निकालनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं निकालोगे तो उसके कंप्रेसर के एम्पीयर भी ज़्यादा हो जाएंगे और हो सकता है कहीं वो ब्लॉक हो जाए फिल्टर में या उसकी गैस, तो एक दुर्घटना भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर का फट जाना। तो क्योंकि वो कंप्रेसर लगातार चल रहा है और गैस आगे हमारी नहीं जा रही है, तो प्रेशर इनबिल्ट होकर बनता बनता काफ़ी ज़्यादा पाउंड बन के वो कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है। तो कभी भी काम करना है तो बिना वैक्यूम पंप के आपने काम नहीं करना है। कंप्रेसर की बात करें तो पहले जो अभी भी प्लांटों के अंदर ओपन टाइप कंप्रेसर अभी चल रहे हैं, और जो अब चल रहे हैं वो रेसिप्रोकेटिंग से अब आपके सामने रोटरी कंप्रेसर आ गया है मार्केट में, स्क्रू कंप्रेसर आ चुका है, स्क्रोल कंप्रेसर आ गया है। सभी का काम है कंप्रेस करना, किसी चीज़ को लेना, टेक करना और उसको डिस्चार्ज कर देना। जैसे हम इसके अंदर रेफ्रिजरेटर भरते हैं, तो वो रेफ्रिजरेटर को खींच के सक्शन लाइन से या लो टेम्परेचर या लो प्रेशर वाली गैस को खींचकर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में भेज देते हैं। एक मार्केट में आजकल इंस्ट्रूमेंट आया है, उसके अंदर हम वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, चलती लाइन में एम्पीयर भी चेक कर लेते हैं, या रेजिस्टेंस देखनी है तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसको आइटम को हम क्लैंप ऑन मीटर बोलते हैं, जो काफ़ी सर्वव्यापक हो चुका है। उसका ज़्यादा रोल हो गया है। आपको कहीं लीकेज है, अर्थिंग चेक करनी है, कुछ भी इससे आप चेक कर सकते हो, जिसको हम क्लैंप ऑन मीटर ही कहते हैं।